कक्षा 8 का अध्याय 2 हमने पढ़ा, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। अब हम इसके मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं। आपने क्या सीखा? सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीली शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। यानी कि हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार की जगह, सभी जगह पर ये सूक्ष्म जीव है वो जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एककोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो एककोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। जो विषाणु है वो बाहर जो है खुले वातावरण में मृत जीव की तरह होते हैं। जब ये किसी पादप में, किसी जीवाणु में या किसी जंतु में, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये अपना गुणन है, अपना जीवन है वो प्रारंभ करते हैं और तीव्र गति से गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। जैसे एल्कोहल के उत्पादन में एक सूक्ष्म जीव था यीस्ट, उसका उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। जब हमारा भोजन जो है काफ़ी समय तक पड़ा रहता है खुले हवा में या खूब देर तक पड़ा रहता है तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उसको विषाक्त यानी कि जहरीला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। इस प्रकार हमने ये कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक, नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि कोरोना एक वायरस है जिसने पूरे संसार में तहलका मचा रखा है। यह भी एक प्रकार का वायरस है। अब हम इस अध्याय के पाठगत जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपको खाली स्थान दिए गए हैं उनमें आपको उपयुक्त शब्द है वो भरना है। सबसे पहला है क, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। हमने पाठ में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव है उनको हम केवल आँखों की सहायता से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस इसका उत्तर होगा। फिर दूसरा एक है, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। इसमें हमने आपने क्या सीखा, में देखा था कि नीले हरे शैवाल है वो वायु से
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, तो इसमें आएगा नाइट्रोजन। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन अध्याय में हमने पढ़ा था, जो चीनी का किण्वन किया जाता है ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव से, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है, तो इसमें आएगा ईस्ट। गह है हैजा, खालिस्तान के द्वारा फैलता है, तो हैजा है वो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। फिर है दूसरा प्रश्न, सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो अध्याय में पढ़ा था ईस्ट का उत्पादन है वो एल्कोहल के निर्माण में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दूसरा वाला एल्कोहल। फिर है ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। इनमें से प्रतिजैविक कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। तो इनमें से प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर दूसरे का ग है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी कि मलेरिया का जो वायरस है या जो जीवाणु है उसको कौन फैलाता है। तो दूसरे का ग जो है उसमें है मादा एनोफिलीज मच्छर। ग है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग यानी कि जो एक से दूसरे में फैलते हैं उनका सबसे मुख्य कारण है ये घरेलू मक्खी। ड, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, इसका कारण देखिए, जो ब्रेड और इडली है उसमें ईस्ट कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे वो फूल जाती है। च है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम होता है किण्वन। तीसरा प्रश्न है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम 1 में कुछ जीवाणु दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके कार्य दिए गए हैं, तो उनके कार्य जो हैं उनको मिलाना है। तो सबसे पहले है, एक बार हम इनको देख लेते हैं। इधर तो है जीवाणु राइजोबियम लैक्टोबैसिलस, ये दूध से संबंधित है। ईस्ट एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु, और इधर इनके कार्य दे रखे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये काम करता है राइजोबियम। दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा, एड्स का एक कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना। तो इधर से एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है जीवाणु देखो हैजे का कारक है, ये जो जीवाणु है वो हैजे का कारक है, तो का हो जाएगा ये हैजा का कारक। फिर ख है राइजोबियम, तो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका हो जाएगा ये 1 नंबर। फिर है लैक्टोबैसिलस, ये दूध से जो हम दही बनाते हैं तो उसका काम करता है। फिर है ईस्ट, जो ब्रेड ठोस बनाते हैं उसमें ये ईस्ट आता है, तो ईस्ट के लिए, इस घ ईस्ट के लिए इसका उत्तर है ये तीसरा, ब्रेड की बेकिंग। फिर है एक प्रोटोजोआ, तो एक प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का
कारक है। फिर है च, एक विषाणु, ये एक एड्स का कारक है। ऐसे कुछ प्रश्न है वो दिए गए हैं, 3 प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा कि क्या सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? तो हमने पाठ के अध्याय के शुरू में पढ़ा है कि सूक्ष्म जीवों को हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। फिर है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? 5वां प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं हम अध्याय में से ही। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन से है ये? यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ऐसे केवल नाम में लिखना है। तो ये 4 वर्ग है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने वालों के नाम। तो इसको हम यहीं देख लेते हैं, जो लास्ट में कुछ बिंदु दे रखे हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, जिनको राइजोबियम कहते हैं। तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा है, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो इनमें से हम ये 2 बिंदु, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। इसमें एक राइजोबियम नाम का सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देता है। 7वां प्रश्न है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमारे जीवन में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हम 10 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। चाहे आप अध्याय में से लिख सकते हैं या चाहे आप यहाँ आपने क्या सीखा है उसमें से भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। दूसरा, ये कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला भी हम इसमें लिख सकते हैं। कुछ सूक्ष्म लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही लास्ट भी हम इसमें लिख सकते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो ऐसे हम इस प्रश्न का उत्तर है वो दे सकते हैं। 8वां प्रश्न है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन
कीजिए, यानी कि छोटे से रूप में हमें इनका वर्णन करना है। तो यहाँ पर से भी हम लिख सकते हैं, जैसे विषाणु या ये दोनों इसमें लिख सकते हैं। प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव है वो अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। यहाँ से ये दोनों लाइनें या फिर अध्याय में भी हम इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे जो हमने पढ़ा था, हानिकारक सूक्ष्म जीव, जैसे ये रोगकारक है, ये सब सूक्ष्म जीव है तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ से हानिकारक सूक्ष्म जीव पेज नंबर 22 पर है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? नवा प्रश्न, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो अध्याय में से हम इसका उत्तर देखते हैं। ये पेज नंबर 20 पर है, प्रतिजैविक। देखिए यहाँ से, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये क्या करते हैं? ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ये प्रतिजैविक है। कुछ प्रतिजैविकों के नाम है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये प्रतिजैविक है। सामान्य रूप से इनका उपयोग है वो किया जाता है। अब सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पेज पर। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो ये सावधानियाँ इसमें रखनी चाहिए। तो ऐसे हमने अध्याय 2 कक्षा 8 का सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु का अध्ययन किया है। साथ ही हमने इसके मुख्य बिंदु और पाठगत प्रश्न उत्तरों का भी अध्ययन किया है।